सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी एक खबर बड़ी चर्चा में है। खबर ये कि मायावती 9 मार्च को इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। तो इसकी पड़ताल करेंगे कि इस खबर में कितनी सच्चाई है, क्या वाकई उनकी इंडिया गठबंधन से कुछ बातचीत चल रही है। कुछ दिनों पहले चल रहा था कि वो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार हो सकती हैं, तो इसको खंगालेंगे। साथ ही अखिलेश यादव प्रयागराज जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव प्रयागराज में क्या करने वाले हैं, क्या वहां प्रत्याशी फाइनल होने वाला है, किसके घर जाने वाले हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही धनंजय सिंह जेल जा चुके हैं, 7 साल की सजा हो चुकी है, तो ऐसे में उनका भविष्य क्या नजर आ रहा है, क्या अब भी उनमें वो क्षमता है कि अगर उनको सपा या बसपा से टिकट मिल जाती है तो वो भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकते हैं। इस बात को समझेंगे। साथ ही कल लखनऊ में एक बैठक हुई थी कोर कमेटी की, उत्तर प्रदेश की कोर कमेटी की, जिसमें लोकसभा जो बची सीटें हैं 29 सीटें, उनके प्रत्याशियों के बारे में नाम खंगाले गए और पैनल बना के दिल्ली भेज दिया गया है, जहां 8 तारीख को दिल्ली की कोर कमेटी तय करेगी किसको टिकट देनी है। तो क्या कुछ कौन से नाम पैनलों में, कुछ महत्वपूर्ण सीटों के बारे में आपको आज विस्तार से बताएंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। कैसे पंकज जी आप? एकदम बिल्कुल बढ़िया भाई। बढ़िया है। तो शुरुआत मायावती जी से ही कर लेते हैं। मायावती जी की चर्चा भी कुछ दिनों पहले भी हमने की थी इस शो में कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है क्या, और अब चर्चा है, एक तारीख भी दे दी गई है कि 9 मार्च को घोषणा हो जाएगी कि मायावती इंडिया गठबंधन में आ रही हैं। वाकई कुछ दम है इस बातचीत में? पता नहीं दम है या नहीं है, पर एक बात तो मैं आपको कह सकता हूं कि कैंप कोई भी हो, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, बीएसपी का या बीजेपी का, हर तरफ चर्चा है कि क्या कुछ होने वाला है, क्या मायावती एक बड़ा फैसला लेने वाली है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। सवेरे मैं लोहिया पार्क गया था घूमने के लिए, टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक पे। जब खत्म करके बाहर निकला तो एक सांसद महोदय मिल गए, तो हालचाल भी। तो उन्होंने हमसे पूछा कि भाई बीएसपी में क्या चल रहा है, क्या बहन जी जा रही है इंडिया गठबंधन में। मैंने कहा भाई मुझे क्या पता। बोला नहीं नहीं बताइए, वैसे ही सुन रहा हूं। तो मैंने कहा आप लोगों को क्यों चिंता है? बोला अभी तक तो चिंता नहीं थी, लेकिन अगर इधर से उधर गई तो चिंता तो बढ़ जाएगी। तो सोचिए कि चिंताएं हर तरफ है। और ये कहा जा रहा है, मतलब एक सोशल मीडिया में जाइए तो एक तारीख दे दी गई है, डेडलाइन, कि 9 मार्च इसी दिन मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगी। अब क्यों शामिल होंगी, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी खुद ऐलान करेंगी कि मायावती इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होंगी जी, और इस आधार पर वो चली आएंगी। दूसरी थ्योरी जो पॉलिटिकल सर्कल्स में, राजनीतिक गलियारों में चल रहा है कि मायावती जी और बीएसपी थोड़ी सी डरी हुई है। अभी किससे डरी हुई है? तो जांच एजेंसियों से। ये आपस में बातचीत होती है ना, चौक चौराहे से लेके आप मुख्यमंत्री के आप दफ्तर चले जाइए, कहीं चले जाइए, तो चर्चा होती है कि उनके भाई साहब हैं, बहन जी है, ईडी है, सीबीआई है। इसीलिए बहन जी अभी फैसला नहीं करेंगी। जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, बहन जी चली आ जाएंगी। क्योंकि क्यों नहीं आएंगी बहन जी? उसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, अपने भतीजे आकाश आनंद को, आखिर उनके करियर की चिंता होगी। क्योंकि अगर अकेले लड़ती है तो बहन जी को क्या मिलेगा? अब देखिए, ये बात में दम और इसीलिए लग रहा है, और लोगों को इसीलिए लगने लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है, उनके तर्क को बढ़ावा और मिला जब ये खबर आ गई कि तेलंगाना में बीआरएस यानी भारत राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव की जो पार्टी है, जो ना तो इंडिया गठबंधन में है और ना ही एनडीए में है, वो बीएसपी के साथ गठबंधन कर रही है। और मायावती बहुत जल्द गठबंधन नहीं करती है। हालांकि शिरोमणि अकाली दल, अजीत जोगी कभी कभी गठबंधन करती रहती है, और चुनाव पूर्व गठबंधन तो बहुत कम करती है। तो चुनाव पूर्ण तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटों के लिए बीएसपी और बीआरएस के बीच गठबंधन हो रहा है। और वो भी जबकि हाल के विधानसभा जो चुनाव हुए थे उसमें बताऊं कि 2% से भी कम वोट मिला है बीएसपी को। इसके बावजूद भी बीआरएस वहां गठबंधन कर रही है। एक रिटायर्ड वहां मतलब एक, माफ करिएगा, रिटायर्ड नहीं बल्कि आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए हैं आरएस प्रवीण कुमार, वो वहां के अध्यक्ष हैं। और उनकी और चंद्रशेखर राव की मुलाकात में मुझे जो बताया गया कि 17 में से 3 सीटें या 2 सीटें बीएसपी को मिल सकती है, बाकी टीआरएस को। तो अगर वहां गठबंधन हो सकता है तो इंडिया गठबंधन की तरफ मायावती क्यों नहीं जाएंगी? और यही चिंता की बात है। और कहा जा रहा है, हालांकि अखिलेश यादव ने इस संभावना से इनकार किया है। उनसे ये सवाल पूछा गया था। मुझे पता है कि इंडिया गठबंधन में जो कुछ घटक दल हैं वो नहीं चाहेंगे कि मायावती की किसी भी सूरत में इंडिया गठबंधन में एंट्री हो। जैसे पहला नाम अखिलेश यादव, जो बहन जी को बुआ कहते हैं।
लालू यादव और तेजस्वी यादव ये भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है सौरभ जी कि जब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार और लालू यादव थे, तब नीतीश कुमार की तरफ से पहल की जा रही थी कि जब वो देश भर में सब लोगों से मिल रहे हैं, जिसमें वो नवीन पटनायक से भी मिल लिए थे, कि बहन जी से भी, मायावती से भी मिल लेते हैं, लेकिन तब उनको रोका गया था कि आप वहां मत जाइए। तो जो लोग पहले विरोध कर रहे थे वो लोग अब भी विरोध कर रहे हैं। क्या उनके विरोध के बावजूद में मायावती को प्रधानमंत्री पद का दावेदार इंडिया गठबंधन घोषित करेगी? गठबंधन होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि इसकी चर्चा बहुत है और इसको लेकर बीजेपी कैंप में भी चिंता है, क्योंकि अगर बीएसपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है तो यूपी में लोकसभा की सभी 80 सीटों पर समीकरण तुरंत से बदल जाएंगे। और सिर्फ यूपी ही नहीं, बीएसपी का प्रभाव मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तो लोग ये कह रहे हैं कि गठबंधन सिर्फ यूपी को लेकर नहीं होने वाला, ये बड़ा व्यापक गठबंधन होगा। लोग कह, यहां तक कि आपको एक बात बताऊं, बीएसपी के कैंप के जो दूसरे श्रेणी के नेता हैं वो भी चाहते हैं गठबंधन हो। उसके पीछे का तर्क ये है, और जो मुझे जानकारी मिली है, कि पिछले 3-4 दिनों में बीएसपी चीफ मायावती ने अपने कोऑर्डिनेटर से, जो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, केरल हो, उड़ीसा हो, इन सबके कोऑर्डिनेटर से उन्होंने बातचीत की। बीएसपी चाहती है कि लोकसभा की सभी सीटों पर देश में जो है वहां से बीएसपी के कैंडिडेट हो, लेकिन जो कोऑर्डिनेटर जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, अब जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में 48 सीटें, अब उनको 48 उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं बीएसपी के ढंग से लड़ने के लिए। अब कोऑर्डिनेटर कहां से लाए? अब उसमें बहन जी की तरफ से कहा जा रहा है कि आप काडर को ही लड़ाइए, तो काडर तो बीएसपी का उतना पैसे वाला भी नहीं कि चुनाव लड़ सके आज की तारीख में। तो इन सभी से फीडबैक लिया बहन जी ने पिछले 3-4 दिनों में कोऑर्डिनेटर से, और उनका यह मानना है कि अकेले लड़ना मुश्किल हो सकता है। फैसला तो सिर्फ एक ही को करना है, वो जब फैसला करेंगी तो करेंगी, उनका नाम बहन जी है। वो जब फैसले करती है तो चौंकाती है। और याद करिए 2019 में अंदर बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव और बहन जी की, मुलाकात भी हो चुकी थी दोनों की, और बाहर निकल के राम गोपाल यादव और सतीश मिश्रा दोनों बाइट देते थे बाहर निकल के इंटरव्यू। कोई गठबंधन नहीं है, सब जो है कोरी बकवास है, ये आप लोगों के दिमाग की उपज है। और एक दिन गठबंधन हो गया होटल ताज लखनऊ में, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसे सबने देखा, दुनिया ने देखी। तो आपने कहा कि बीजेपी भी चिंता में है और अखिलेश यादव भी चाहते नहीं हैं, मगर चिंता इस बात की थी कि मायावती खामोश क्यों है। मगर आपने आज जो अपडेट्स बताए हैं, मायावती खामोश नहीं है, वो अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर रही हैं, वहाँ पर बीआरएस से गठबंधन हो रहा है, फीडबैक ले रही हैं, तो मायावती कहीं ना कहीं एक्टिव हो गई हैं। अब इसका अंत किस तरीके से होगा ये देखने वाला होगा। एक्टिव अखिलेश यादव भी लगातार हैं। कल हमने आपको बताया कि कैसे वो संभल गए हुए थे, शफीकुर रहमान बर्ग जो भी नहीं रहे, पूर्व सांसद हो गए एक तरीके से, उनके घर गए थे, तो वहाँ पर कई आपने देखा विधायक नहीं पहुँचे, जैसा कि पंकज जी ने बताया था। अब वो प्रयागराज पहुँचे हैं, तो प्रयागराज में कहा जा रहा है कि वो रेवती रमन सिंह के घर जा सकते हैं, जो कि आजकल नाराज बताए जा रहे हैं। और 2 नेता हैं, सलीम शेरवानी और इंद्रजीत सरोज, उनके घर भी जा सकते हैं। तो कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या इससे प्रत्याशिता भी तय हो जाएगी? क्या कुछ प्रयागराज में आज होने वाला है? अखिलेश पहुंच रहे हैं पंकज जी। देखिए, इन दिनों ने अखिलेश यादव जगह जगह जा रहे हैं, जहां शादी विवाह हुए हुए, किसी का निधन हो गया तो वहां जा रहे हैं। राजनीतिक कार्यक्रम तो थोड़े कम है। आज वो प्रयागराज जा रहे हैं। जाना तो उन्हें 2 जगहों पे है जहां शादियां हुई थी। अब लेकिन सवाल ये उठता है, लोगों की नजर इस बात को लेकर के, देखिए अखिलेश यादव अपनी पार्टी के अंदर और संतोष को तो झेल रहे हैं। अभी आपने देखा राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग क्या हुआ था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके चीफ व्हिप ही मतलब क्रॉस वोटिंग कर दिया। सोचिए, तो इंतहा हो गई। अभी प्रयागराज जा रहे हैं। सबकी नजर इस बात को लेकर है कि 3 जो नेता है, पहला रेवती रमन सिंह। सब जानते हैं कि रेवती रमन सिंह पार्टी के बड़े ही सीनियर लीडर हैं। उनके बेटे हैं उज्जवल रमन सिंह, जो अखिलेश सरकार में मंत्री भी थे, कई बार विधायक रहे, पिछला चुनाव वो हार गए थे। दूसरे चेहरे हैं सलीम शेरवानी। सलीम शेरवानी जो राज्यसभा में जब टिकटों का बंटवारा हुआ, आलोक रंजन, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन तो नाराज हो गए। उनको उम्मीद थी शायद उनको मिलेगा, पीडीएफ की बात कहकर वो नाराज हो गए, इस्तीफा भी दे दिया था राष्ट्रीय महासचिव पद से। तीसरे जिनके बारे में हर दूसरे दिन खबर आती है कि इंद्रजीत सरोज जो है, जो पारसी समाज के बड़े नेता हैं, बीएसपी छोड़कर समाजवादी पार्टी के हैं, कि वो भी पाला बदल सकते हैं। ये कहानी उस दिन से शुरू हुई है जब उन्होंने शादी कर ली एक अपने बेटे की बीजेपी के परिवार में। बीजेपी के एमएलसी है रामचंद्र प्रधान, अभी दोनों समधी हो गए। तो हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें आती है। बड़ी चर्चित फोटो आई थी शादी की। जी हाँ, बिल्कुल। वो आपने देखा होगा, अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य इन सबकी एक साथ की फोटो आई थी जब मंच पे गए थे। तो रामचंद्र प्रधान के साथ जब रिश्तेदारी हुई, तब से इंद्रजीत सरोज की भी खबरें आ रही।
रेवती रमन सिंह नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने अपने मन की बात कह भी दी। उन्होंने कहा जब मुलायम सिंह यादव होते थे तब हमको कितना मान सम्मान मिलता था, अब तो अखिलेश यादव से बात भी नहीं हो पाती, मुलाकात भी नहीं हो पाती। उज्जवल रमन सिंह के बारे में बड़ी बड़ी चर्चा है कि वो बीजेपी जा सकते हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। तो नजर इस बात को है कि क्या अखिलेश यादव आज जब प्रयागराज जा रहे हैं तो इन रूठे हुए नेताओं के घर जाएंगे, एक कोई बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देंगे। अगर वो रेवती बाबू के यहाँ चले जाते हैं, उनका आशीर्वाद ले लेते हैं, तो एक बड़ा होगा कि नहीं, रेवती बाबू को रोकना है, उनका मान सम्मान है, पार्टी में रोके रखना है, वो कोशिश करते हुए होंगे ना, हाथ बढ़ाते हुए नजर आएंगे अखिलेश यादव। चाहे सलीम शेरवानी वो रहते हैं, वो प्रयागराज में बदायूं से चुनाव लड़ते रहे, अब वहां चाचा शिवपाल यादव को लड़ना है, शिवपाल यादव भी चाहते होंगे, इंद्रजीत सरोज के घर भी। तो बड़ी नजर होगी। 12:30 बजे अखिलेश यादव को पहुंचना था, 1 बजे के करीब में। उसके बाद शादी के बाद क्या वो आज ऐसा करते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो राहत की खबर सबसे ज्यादा किसके लिए होगी जानते हैं? शिवपाल चाचा के लिए। उनको बदायूं से चुनाव लड़ना है। चाचा जी के लिए खुशखबरी हो सकती है। और एक सांकेतिक रूप से भी देखेंगे, अगर रेवती बाबू और उज्जवल रमन सिंह अगर साथ में आते हैं, अखिलेश यादव की फोटो नजर आती है, तो थोड़ा सा समाजवादी पार्टी के लिए भी, कैंप के लिए अच्छी बात होगी। अब देखते हैं गुड न्यूज आता है या अखिलेश यादव कोई दूसरी राह पकड़ते हैं। बिल्कुल, तो गुड न्यूज नहीं आई किसके लिए? धनंजय सिंह के लिए। धनंजय सिंह को कल हमने देखा 7 साल की सजा हो गई है। कल पंकज जी ने बताया कि उनके पास तमाम कानूनी रास्ते बाकी हैं या उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। मगर देखिए सर, राजनीति में तो क्या है कि आपकी वक्त इस तरीके से होती है कि आपकी राजनीतिक हैसियत कितनी है, क्या आप किसी पार्टी को हरवाने या जिताने की स्थिति में हैं। तो धनंजय सिंह का नाम इस तरीके से लिया जाता है कि भले वो खुद ना जीत पाए मगर हरवाने की क्षमता रखते हैं, वोट काटने की क्षमता तो रखते ही, चाहे वो जेल के अंदर हो या जेल के बाहर हो। तो ऐसे में क्या किस तरीके से आप देखते हैं कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनकी राह आसान हो गई है या अब भी दांव बाकी है, अब भी उस स्थिति में रहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ चल रहा है। सोशल मीडिया में तो एक तरीके से तमाम अकाउंट्स हैं जो ठाकुर समाज के खुद को बताते हैं, वो कहते हैं कि देखिए शोषण हो रहा है हमारा। एक वर्ग है जो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वहाँ पर तो सरकार में इस तरीके के लोग जो पूरा संरक्षण देते हैं। तो तमाम तरह की बातें चल रही हैं। इस तरीके से आप धनंजय सिंह का भविष्य क्या देखते हैं, क्या ऑप्शन है उनके पास? देखिए, सोशल मीडिया पर जाइए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो इंस्टा पे हो, वो फेसबुक पे हो, वो ट्विटर पे हो, मतलब बाढ़ सी आ गई है धनंजय सिंह की जब से गिरफ्तारी हुई है। ये पहले कहा जाता था यूपी सरकार पर कि खास जाति को आप बढ़ावा देते, उस पर आरोप लगता था। तो अब सोशल मीडिया में जाइए, स्कैन करिए तो देखिएगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के टिकट कटने की बात हो रही है, वो भी ठाकुर बिरादरी से। राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह, उनकी अपनी पार्टी है जनसत्ता दल, उनके दोनों विधायकों ने पार्टी के अभी राज्यसभा में बीजेपी के लिए वोट किया। वो चाहते थे कौशाम्बी से उनके शैलेंद्र कुमार चुनाव लड़े, बीजेपी ने उनके लिए टिकट नहीं छोड़ रही है, तो कह रहे उनको कौन सा बढ़ावा मिल रहा। अब तीसरा धनंजय सिंह, वो चुनाव लड़ना चाहते थे, ऐलान किए थे, आपने उनको जेल भिजवा दिया। मतलब कह सकते हैं हजारों लोग जो है एकदम घेरे पड़े हुए हैं दोनों ग्रुप में लेकर के। एक ये राय चली कि धनंजय सिंह जो है कुछ नहीं है, वो खलियर है, जौनपुर की राजनीति में उनका कोई वक्त नहीं है। वो 2014 में लड़े तो इतना वोट मिला, उनको इतने % वोट मिले, फिर भी बीजेपी जीत गई थी 2014 में। 19 में नहीं भी लड़े तो भी जो है वहां पर बीएसपी जीत गई, तो वो क्या फर्क पड़ जाता है। मतलब दोनों तरफ से बाढ़ आई हुई है। लेकिन बीते 24 घंटों में बहुत कुछ बदला है जौनपुर में। कुछ लोग धनंजय सिंह से जेल में मिलने गए थे, उनके बरक्स जो जानकारी आई है वो मैं साझा करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। एक आपने सोशल मीडिया पोस्ट देखा होगा श्रीकला रेड्डी का, श्रीकला धनंजय उनका नाम ऐसे लिखती हैं, पति का नाम भी उसमें रखती हैं। वो जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और निर्दलीय जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी। मतलब खासतौर से कहा जाता है कि ये जो निकाय के चुनाव होते हैं उसमें सरकार का वर्चस्व होता है, सरकार किसी की, वो भाजपा की हो, सपा की हो, बसपा की हो। बीजेपी की सरकार होने के बावजूद वहां जिला पंचायत अध्यक्ष चुन ली गई वो। अब ये कहा जा रहा है कि अगर वो रिस्क लेती हैं बीजेपी के खिलाफ जाने का, एक तो उनका सोशल मीडिया पोस्ट आया कि आप सभी कार्यकर्ता शांति और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि कल जब जेल ले जाया जा रहा था अदालत से तब कुछ ऐसे बयान आए, कुछ ऐसे नारेबाजी हुई है जिसको लेकर धनंजय सिंह कैंप बहुत घबराया हुआ है। उसमें एक बहुत बड़े नेता के बारे में कुछ कहा गया है, उसके बाद से हालत थोड़ी खराब है। आज जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की है जेल में, तो इस बात पर उन्होंने चिंता जताई कि किसने नारे लगवाए इस तरीके के, क्या वो नारा वाकई वहां लगाया गया या फिर मुझे बदनाम किया जा रहा है, इस तरह की बातें कही गई। उसके बाद से मुझे लगता है थोड़ी सी बेचैनी और वो है उस कैंप में।
तो श्रीकला रेड्डी अगर चुनाव लड़ने का फैसला करती है तो यकीन मानिए कि उनकी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर खतरा तो साफ साफ है। सरकार जिस दिन आंखें फेर लेगी ना, तरेड़ देगी ना, तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। और जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी आखिर कोई क्यों गंवाना चाहेगा? इधर भी तो कोई श्योर नहीं है, मतलब आधे के चक्कर में पूरी चली जानी तय है, तो कोई ये बड़ी बड़ी वाली गलती क्या करेगा? तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बदले हुए हालात में कल तक प्लान बी की बात हो रही थी, लेकिन 24 घंटों में जो राजनीतिक हालात बदले हैं, चीजें जिस तरीके से करवट ली है, मुझे लगता है धनंजय सिंह ने कुछ सेंस किया होगा। इसीलिए जो लोग मिलने गए थे उनसे जो उन्होंने बताया, उससे ये लगता नहीं मुझे कि श्रीकला रेड्डी चुनाव लड़ेंगी। या बाद में कुछ भी बदल जाए, राजनीति तो पल पल बदलती है, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है इस फैसले को फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। इस पर फोकस किया जा रहा है कि अदालत से या कानूनी रूप से धनंजय सिंह को क्या राहत मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए राजनीति में एक नारा भी कितना कुछ बदलवा सकता है। कल तक प्लान बी की बात हो रही थी कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती हैं, मगर केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई, उसके वीडियो भी तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वो कितने सही हैं कितना गलत हैं उसकी कोई पुष्टि नहीं करते, मगर ऐसे नारे लगाए जाने का दावा किया जा रहा है। और उसके बाद समीकरण और जो जौनपुर की राजनीति को लेकर चांसेस, जो कयास लगाए जा रहे थे, वो कितना बदल गए। फाइनल राजनीति में कुछ भी नहीं होता है, पल पल राजनीति बदलती है। और अब आते हैं उस खबर पर जिसका मुझे बात करने का बड़ा इंतजार था पंकज जी से, क्योंकि पंकज जी लखनऊ में हैं और लखनऊ में कुछ बड़े नेताओं से मिल के आए हैं और पता करके आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सीट्स के बारे में, जिनको लेकर कल लखनऊ में चर्चा हुई है। पैनल तैयार हुए हैं लोकसभा सीटों को लेकर और दिल्ली भेज दिए गए हैं पैनल। तो पंकज जी कुछ ज़रा हमको भी बताइए, क्या बातचीत हुई है, किन सीटों के बारे में आप खुलासा करने वाले हैं, किन नामों पर चर्चा चल रही है? देखिए, बड़ा मुश्किल काम है, आप समझते हैं ना। बीजेपी कैंप से अब रत्ती भर भी खबर निकाल लें, इतनी छोटी सी तिनके भर की भी ना, तो समझिए उस दिन का दिन बन जाता है। जी जी जी। कल करीब 1.5 पौने 2 घंटे 5 कालिदास मार्ग, ये पता है यूपी के मुख्यमंत्री के घर का, योगी आदित्यनाथ जी के घर का, वहां बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। ये कोर कमेटी होती क्या, जो लोग अगर ना जानते तो समझा देते हैं कि बीजेपी संगठन और सरकार को मिला के एक हाई पावर्ड कमेटी है जो बड़े फैसले वही करती है। उस कोर कमेटी में दोनों डिप्टी सीएम होते हैं, सीएम होते हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, भूपेंद्र चौधरी जो है, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह होते हैं, और साथ ही यूपी के इंचार्ज यानी प्रभारी जो आजकल वैजयंत पंडा है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी भी थे, ब्रजेश पाठक जी भी थे। 1.5 पौने 2 घंटे तक बैठक हुई। फोन पर कोई काहे का बताएगा भैया, तो रात भर हम कुछ पता नहीं चल पाया जी। जो 2-3 बड़ी जानकारियां आई हैं सामने में। क्या हुआ कि 24 लोकसभा सीटें, 51 की तो घोषणा हो गई है। उसके बाद आप देखिए कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ने हैं, उसमें से 2-2 सीटें दे दी गई हैं। 2 सीट अपना दल, 2 सीट आरएलडी और 2 इधर। एक तो प्रवीण निषाद के लिए हो ही गया, संजय निषाद के लिए, और एक ओम प्रकाश राजभर, यानी 5 सीट इधर गया सहयोगी दलों के खाते में। तो बाकी बची हुई सीटों के लिए 24 सीटों पर गहन मंत्रणा हुई और हर लोकसभा सीट के लिए एक पैनल तैयार किया गया। पैनल मतलब उस सीट से लोकसभा का चुनाव कौन लड़ सकता है। कहीं 3 नाम हुए, कहीं 4 नाम हुए, 1-2 जगहों पर 5-5 नाम भी भेजे गए। अब ये मत मान लीजिए जो नाम भेजे गए उन्हीं में से आएंगे, फैसला तो वहां दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को करना है। और कोर कमेटी की एक और बैठक दिल्ली में होगी, वहां एक अलग सर्वे लेके बैठते हैं। हाँ, वहां फिर एक बार बैठक होगी। ये सब लोग जो गए थे ना कल, जो मगजमारी किया इन लोगों ने रात में, वो सब फिर वहां बैठेंगे बड़े नेताओं के सामने, और फिर चुनाव समिति की बैठक में पूरी फाइल जाएगी। और कई बार क्या होता है कि वहां जो चीजें रहती हैं, जो फाइल बनी रहती है, वो फाइल वहां पेश भी नहीं की जाती। कई बार ऐसा भी हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली जो जानकारी आई है वो है रायबरेली को लेकर, क्योंकि कल दिन भर ये खबर आती रही कि रायबरेली से प्रियंका और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेसी लगातार इस बात को लेकर अपील कर रहे हैं। पूरे आप रायबरेली जाइए तो वहां पर प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के होर्डिंग आपको लगे मिलेंगे। कांग्रेसियों ने अभी से वहां लगा दिया कि आ रही है बहन प्रियंका, बजेगी रायबरेली में उनकी डंका। तो चल रहा है वहां मामला, एकदम माहौल टाइट है। बीजेपी में किसका डंका है? अब बीजेपी से कौन लड़ेगा? कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ दिन पहले उमा भारती आई थी तो लोगों ने कहा उनको लड़ाया जाएगा। महिला प्रियंका गांधी, उमा भारती, हर दिन चीजें बदलती। अब मैं बताता हूं जो अभी हुआ डिस्कस। सब पैनल में रायबरेली से चुनाव लड़ने वालों का जो पैनल गया, उसमें सबसे पहला नाम है यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और नए नवेले राज्यसभा के सांसद पंडित जी यानी दिनेश शर्मा जी का नाम। अरे उनका तो नाम दिनेश शर्मा, उनका नाम पैनल में सबसे पहले गया। अब कैसे गया, क्यों गया, इसके पीछे का मुझे नहीं पता है।
लेकिन ये बात हो रही थी पार्टी के अंदर किसी ब्राह्मण चेहरे को उतारा जाए वहां पर, और इसीलिए ये जो ब्राह्मण वाला जो आया ना कि इस बिरादरी का होना चाहिए, उस चक्कर में ना जब मनोज पांडे जो अपने समाजवादी पार्टी वाले जब इधर आए तो आपने देखा होगा कुछ अखबारों ने और टेलीविजन चैनलों ने चला दिया हाँ कि मनोज पांडे रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, सिर्फ उस बिना पे कि इस बिरादरी के होंगे। उस खांचे में भाई लोगों ने, मेरे पत्रकार साथियों ने मनोज पांडे को सेट कर दिया जी। लेकिन जो पैनल में गया है, जो लिखत पढ़त में हो जाए उसे ही माना जाए, आगे क्या होता है ये तो भगवान जाने। भगवान जाने मतलब बीजेपी में तो दो लोग जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, लोग समझ जाते तो हैं जी। हाँ लोग समझ जाते हैं। तो दिनेश शर्मा जी का नाम पैनल में सबसे पहले है। अब दिनेश जी भाई अभी अभी नए राज्यसभा सांसद बने, तो कुछ दिन राज्यसभा पहले तक एमएलसी थे। वैसे पार्टी ने उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दे रखी है, ये आपको बात पता नहीं होगी, बहुत कम लोग जानते हैं। ये जो विस्तारक होते हैं ना बीजेपी में, पूरे देश भर के विस्तारकों के साथ समन्वय करके उनका ट्रेनिंग, उनकी मॉनिटरिंग का काम जो है वो दिनेश शर्मा जी को दिया गया है। हर लोकसभा में 4 से 5 विस्तारक होते हैं, तो उसका महत्वपूर्ण काम उनको दिया गया। दिनेश शर्मा जी का नाम रायबरेली से पहला है। अब 2 और नामों की चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको लेकर हर दिन कुछ न कुछ नया आता रहता है। एक है पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी जी। कभी आती खबर वरुण गांधी का टिकट कट गया, कभी आती वरुण गांधी को मिल सकता है। अब वही मैं बताऊंगा, थोड़ा सा तो वो कर लिया जाए, तवा गरम, हाँ माहौल बनाया जाए थोड़ा सा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री से मिल लिए हैं, प्रधानमंत्री ने आशीर्वाद दे दिया। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री से नहीं मिले, वो अमित शाह जी से मिले हैं। अभी मैं गया था एक योगी सरकार में एक मंत्री से मिलने, तो उन्होंने कहा वरुण गांधी की मुलाकात तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से हो गई है। मैंने कहा किससे कौन मिला, ये भी बड़ा मुश्किल है। और मिला तो क्या मिला, मिल के निकले तो कुछ मिलेगा भी ना भाई, खाली हाथ आए कि भर के आए झोली, पता नहीं। लेकिन पीलीभीत से जो नेताओं के नाम का पैनल गया जो चुनाव लड़ सकते हैं, आपको बताओ पीलीभीत से 4 नाम गए। उस 4 नाम में वरुण गांधी का नाम भी शामिल है। अब केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि वरुण जी का क्या किया जाए, क्योंकि फैसला वही होना है। वरुण जी जो है आजकल थोड़े खामोश भी हैं, वक्त की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब क्या होता है। पहले सुल्तानपुर से सांसद थे, फिर पीलीभीत से। अभी हाँ, दूसरा नाम उनकी मां का भी जिक्र कर लेना बेहद जरूरी है। सुल्तानपुर से भी मेनका जी सांसद हैं। अब वो 70 से ऊपर वाली पे बात जाए तो उसमें तो भाई जगदम्बिका पाल साहब को भी टिकट मिल गया, हेमा मालिनी जी को भी टिकट मिल गया, महेंद्र नाथ पांडे जी को भी मिल गया, उस आधार पर तो मेनका जी को भी मिलना चाहिए। पर सवाल ये, कुछ लोग कहते हैं कि क्या माँ और बेटे दोनों को टिकट मिलेगा? भाई दोनों तो भी सांसद और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। फिर कोई कुछ कहता है कि माँ को मिल जाएगा, बेटे को नहीं मिलेगा, बेटे को मिलेगा, माँ को नहीं मिलेगा। भाई मतलब जितने मुंह उतनी बातें वाली किस्सा है। लेकिन सुल्तानपुर से जो पैनल गया है सुल्तानपुर के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में, तो उसमें मेनका गांधी जी का भी नाम शामिल है। अच्छा, मतलब वरुण गांधी का नाम भी है और मेनका गांधी का भी नाम, मेनका गांधी का नाम पैनल भी में है जी। और पड़ोस के जो बरेली है, वहां से जो 8 बार के सांसद रहे हैं, उनके बारे में तरह तरह की खबरें आती हैं। वो आजकल लोगों को फोन कर करके पूछ भी रहे हैं। एक जगह मैं बैठा था, उन्हीं का फोन आ गया उन नेताजी के पास कि क्या है, तो उनका नाम भी पैनल में। कम से कम पहली जो हर्डल रेस होता नहीं है जी, तो पहली बाधा तो पार कर ली है। लेकिन असली और बाधा जो है और असली जो क्लियरेंस जहां से मिलना है वो दिल्ली में तय होना है। पर बहरहाल इन सब नेताओं के नाम पैनल में है। बिल्कुल, तो पैनल बन चुका है, फाइनल मुहर दिल्ली को लगानी है। दिल्ली लिस्ट भेज दी गई है, जहां पर बैठक होनी है कल, यानी कि 8 तारीख को बैठक होनी है। तो 8 तारीख की बैठक के बाद ही एक लिस्ट आने की ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 150 नामों की लिस्ट एक और आ सकती है, जिसमें उत्तर प्रदेश के जो 24 नाम हैं उन पर चर्चा होकर उन पर फाइनल मुहर लग सकती है, और बिहार समेत और प्रदेशों के कुछ नामों पर मुहर लग सकती है। बाकी उत्तर प्रदेश से जुड़ी, मायावती से जुड़ी खबर, अखिलेश यादव से जुड़ी खबर, धनंजय सिंह से जुड़ी खबर, उनसे जुड़े जो भी अपडेट्स थे पंकज जी ने विस्तार से आपको बताए। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारी पैनी नज़र, पंकज जी की पैनी नज़र लखनऊ से एकदम राजधानी एपिसेंटर से बनी रहती है। वो लगातार अपडेट्स आप तक लाते रहते हैं। आपके कुछ सुझाव हों तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। बाकी ये चर्चा कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।